हाय, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वेव के बारे में, तरंग। ठीक है, वेव का सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? समुद्र की लहरें, या तालाब में जो हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो उससे उभरती हुई लहरें, या फिर हमारे खेतों में जब हवाएं बहती है फसलों के ऊपर से तो फसलें कैसे लहराती है, वो तरंगे। जी हाँ, बिल्कुल वही तो तरंगे होती है। लेकिन अगर विज्ञान की माने तो फिजिक्स कहता है वेव इज अ डिस्टरबेंस विच ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरिंग एनर्जी विदाउट मास। मतलब कि ये जो वेव है ये एक डिस्टरबेंस है, कौतूहल है ना, एक परेशानी है। ठीक है, मतलब मैंने एक एनर्जी इस पॉइंट पर हिट करके ये एनर्जी यहां ट्रांसफर कर दी। अब उस पॉइंट पर एक कौतूहल हुआ, एक कंपन हुआ। ठीक है, तो उस कंपन से क्या हुआ ना कि एनर्जी इधर उधर जाने के लिए बेकरार हो गई, है ना। यही तो वेव है, इसी को तो जानना है अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए हम लोग दो उदाहरण लेते हैं कि वेव एक्चुअली है क्या, वेव करता क्या है। तो सबसे पहले एक गार्डन में बच्चे को खिलाते हैं। ठीक है, एक बच्चा यहां है और एक बच्चा यहां है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि ये ट्रेवल करता है, मतलब जो वेव है वो ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस से। तो ये एक गेंद बच्चा इस बच्चे के हाथ में जोर से फेंका तो यहां से यहां तक एक एनर्जी मतलब ट्रांसफर हुई ना, इसकी एनर्जी यहां तक पहुंच गई। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि ये वेव है ना भैया, चूंकि यहां पे जो है मास वो भी ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, मास माने ये गेंद भी ट्रांसफर हुआ है, इसको हम लोग वेव नहीं कह सकते हैं। एनर्जी का ट्रांसफर है लेकिन मास का भी ट्रांसफर है। अब हम दूसरा उदाहरण समझते हैं। ये क्या है? ये है सन, मतलब हमारा सूरज मामा। ठीक है, और ये है भैया अर्थ, हमारी मातृभूमि। अब यहां से प्रकाश जो है चली और अर्थ तक पहुंची। लाइट इज एनर्जी, लाइट इज एन एनर्जी, हम लोग जानते हैं। तो एनर्जी का जो प्रवाह हुआ वो पृथ्वी तक पहुंचा, लेकिन क्या सूरज का कुछ अंश भी वहां पहुंचा क्या? नहीं ना, सिर्फ एनर्जी पहुंची। तो इसको हम लोग कहेंगे वेव, है ना। वेव किसको कहेंगे कि हाँ, एनर्जी का तो स्थानांतरण हो, एनर्जी ट्रांसफर हो, लेकिन मास ट्रांसफर ना हो। अब आप कहेंगे मास क्या होता है सर? मेरे स्टूडेंट हैं कुछ कहते हैं मास क्या होता है सर? तो मास होता है द्रव्यमान। और मास को समझने के लिए बच्चों तुम लोग को यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि मास मतलब द्रव्यमान और वेट मतलब भार, इन दोनों में क्या अंतर है। ज्यादा विशेष तो मैं नहीं बताऊंगा, एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करो। ये एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है। हम मान लेते हैं कि ये 60 केजी का है। ठीक है, ये 60 केजी का है और ये जो वस्तु है ना ये करीब 60 अणुओं से बना है, मतलब 60 एटम से बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए, ऐसा संभव नहीं है लेकिन मान लीजिए कि ये 60 एटम से बना है। अब जो है ये जो वेट है इसका 60 केजी, अगर पूरे पृथ्वी में इसे घुमाया जाए तो इसका वेट जो है ना कहीं पे कुछ हो जाएगा। कैसे? हम लोग को पता है इक्वेटर पे जो है चीजें हल्की हो जाती हैं, तो ये जो वेट है ना 60 केजी से ये घट जाएगा इक्वेटर पे। इक्वेटर समझते हैं ना? हाँ। अब वही अगर हम ध्रुवों पे जाएं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जाएं, वहां क्या होता है, वहां पे वेट बढ़ जाता है। तो ये जो 60 केजी है हो सकता है 61 केजी हो जाए, है ना। ज्यादा का अंतर नहीं होता, लेकिन हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि मान लिया जाए पोल पे चले जाएं तो ये 60 का 61 हो सकता है। अगर ये इक्वेटर पे चला जाए तो 59 हो सकता है, 59 केजी हो सकता है। ठीक है, तो वेट जो है अलग हो सकता है, लेकिन ये जो 60 एटम से बना हुआ वस्तु, ये 60 का 60 एटम ही रहेगा इसमें। ठीक है, ये ना घटेगा ना बढ़ेगा। मान लीजिए कि चांद पे हम लोग जानते हैं कि किसी भी, यह मून हमारा, मतलब किसी भी वस्तु का भार जो है वहां 1/6 हो जाता है। अगर हम ये 60 केजी का वस्तु वहां ले गए तो 60 केजी, तो ये हो जाएगा 10 केजी का, 10 केजी का ये सामान हो जाएगा, मतलब वेट घट गया। लेकिन जो मास है इसका, द्रव्यमान मतलब 60 अणुओं से बना हुआ, ये 60 अणु यहां भी वही रहेंगे, 60 के 60 ही रहेंगे। ठीक है, समझ में आया वेट और मास में अंतर? हाँ, तो ये याद रखिएगा कि वेव जो होता है ना, वेव ये मास को ट्रांसफर नहीं करता है, वेव सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग उन 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जिससे कि हम लोग वेव को और अच्छे से समझ पाए। वेवलेंथ क्या है?
वेवलेंथ इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड थ्रॉट। अब क्रेस्ट एंड थ्रॉट क्या होता है ये आपको बताते हैं। मान लिया जाए कि ये एक नॉर्मल लाइन है, यहाँ से इसके पैरेलल आपको एक तरंग बह रही है, ठीक है। जो ये तरंग बह रही है तो जो ऊपर का उभार होता है इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे की डेप्थ होती है इसे हम लोग थ्रॉट कहते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि टू सक्सेसिव क्रेस्ट या थ्रॉट, मतलब कि ये जो लगातार आने वाले क्रेस्ट है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, समझ गए। या तो क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, इन दो क्रेस्ट के बीच की दूरी भी वेवलेंथ, इन दोनों के बीच की दूरी भी वेवलेंथ, ये दोनों थ्रॉट है, इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक उसी तरह का तरंग बनाते हैं, वेव बन गया वेव। अब इसमें एक पॉइंट देते हैं P, हम लोग को पता है कि ये क्या है, वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ है। अब ये जो वेवलेंथ है इस P पॉइंट पे, P पॉइंट से गुजरेगी। अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि किसी यूनिट समय पे कितना वेवलेंथ पास करती है। किसी यूनिट पे जितना वेवलेंथ पास करेगी उसे उसका फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मान लिया जाए कि एक सेकेंड में 5 वेवलेंथ पास करती है इस पॉइंट से, 5 वेवलेंथ, ठीक है। तो उसे उसका क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। हम कह सकते हैं कि 5 लैम्डा पर सेकेंड, इसको हम लोग डिनोट हर्ट्ज से भी कहते हैं, इसे हम लोग हर्ट्ज से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो है ये जानकारी आपको मिल गई कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या संबंध है। हम लोग बात कर रहे हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के संबंधों की। एक फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, F = c बाय लैम्डा, जहां पे F फ्रीक्वेंसी है, c स्पीड है और लैम्डा वेवलेंथ हम लोग जानते हैं। इसका अर्थ है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अनुपातिक रूप से उल्टा। इसका जो गुण होता है अनुपातिक रूप से उल्टा होता है। कैसे समझते हैं, मान लिया जाए कि ये एक वेवलेंथ है जिसका लेंथ जो है, दो क्रेस्ट का जो लेंथ है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है, थोड़ा लंबा है, और यहां पे पॉइंट है P, ठीक है। अब उस P पॉइंट से एक सेकेंड में ये तीनों वेवलेंथ गुजर जाती है, गुजर गई, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक सेकेंड में 3 वेवलेंथ गुजरी, मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकेंड 3 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ घटा देते हैं। ये छोटा छोटा वेवलेंथ, छोटा छोटा वेवलेंथ, पॉइंट हमारा यहां पे P। अब जब वेवलेंथ को हम लोगों ने, ये जो दूरी है ये घटा दी, तो उसी पॉइंट से कितने वेवलेंथ गुजर जाएंगे, 1 2 3 4 5 वेवलेंथ। मतलब मैं एक उदाहरण द्वारा आपको समझाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि अगर वेवलेंथ कम हो, अगर वेवलेंथ कम हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगर वेवलेंथ अधिक हो तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ अधिक हो तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना हो तो वेवलेंथ को घटाना होगा, ठीक है। तो आप इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अब एम्पलीट्यूड के बारे में जानते हैं। हम लोग एम्पलीट्यूड को एक उदाहरण से समझेंगे कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। ये एक मीडियम है, यहां से वेवलेंथ पास हो रही है, हमको पता है कि अब हमको पूरी तरह से पता हो गया है कि ये इसकी डिस्टेंस वेवलेंथ है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पता है। अब जो है एम्पलीट्यूड क्या है, हम लोग को ये भी पता है कि ये क्रेस्ट है और ये थ्रॉट है, क्रेस्ट और थ्रॉट। तो ये जो हाइट और डेप्थ होती है ना क्रेस्ट की, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और यही ये जो हाइट होती है ना क्रेस्ट की, वही डिसाइड करती है कि उसमें कितनी एनर्जी है। मान लिया जाए कि हम लोग समुद्र में हैं, हम लोग नदी पे जो तरंगों में, छोटे छोटे तरंगों में है, मतलब कि वहाँ की जो तरंगे हैं ना छोटी छोटी, तो इसमें जो है एनर्जी कम है, इंटेंसिटी कम है, ताकत कम है उस वेव में, है ना। तो जो नाव होती है, जहाज होते हैं, वो सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब कि ये वेव की जो शक्ति है, वेव का जो हाइट है वो बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जो
तरंगों की शक्ति है वो इंटेंस हो जाएगी और जहाज पलट जाएगा। तो एम्पलीट्यूड समझ गए ना, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेव को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मैकेनिकल वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब इससे आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग मैकेनिकल वेव की बात करते हैं। मैकेनिकल वेव मतलब यांत्रिकी तरंग, है ना। क्योंकि इन दोनों में अगर हम लोग अंतर डिसाइड करें तो ये जो मैकेनिकल वेव होता है ना, इसका जो मीडियम होता है, इसे मीडियम की आवश्यकता होती है, या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस, मतलब इन तीनों मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना। अब देखिए, हम लोग जो है मैकेनिकल वेव को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मैकेनिकल वेव जिसे मीडियम की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और इसे मैं कहता हूं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। चलिए हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में। इन दोनों वेव को समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझेंगे, ये एक एक्सिस है, ऊपर y और नीचे x, मतलब ऊपर की ओर कुछ जा रहा है तो वो y एक्सिस की ओर जा रहा है और जो इधर की ओर जाएगा वो x एक्सिस की ओर जाएगा। अब हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जब माध्यम के कण, जब जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के, वो और एनर्जी दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब x एक्सिस की ओर ही जा रही है। मान लिया जाए कि ये एक मीडियम है। अब इसके जो पार्टिकल होते हैं वो कंप्रेशन एंड लैक ऑफ कंप्रेशन के द्वारा, जैसे कि रबर को खींचते हैं, बंद करते हैं, खींचते हैं, बंद करते हैं, मतलब कि पार्टिकल एक दूसरे को धक्का मारता है और धक्का मार करके वो आगे पहुंचाता है। एक और जाए कि आप किसी सिनेमा हॉल में टिकट की रो पे खड़े हैं, आपको सबसे आगे वाले को थप्पड़ मारना है, थप्पड़ तो नहीं मार सकते लेकिन धक्का जरूर मार सकते हैं। आप सबसे पीछे खड़े हैं और पीछे वाले को धक्का दीजिए, तो वो क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मतलब एक इंसान आगे वाले इंसान को धक्का देगा और इस तरह से सबसे अगला इंसान जो है उसको टक्कर लगेगा। ठीक है, इसी तरह लॉन्गिट्यूडिनल वेव काम करती है, मतलब पार्टिकल और एनर्जी दोनों एक ही दिशा में जब प्रवाहित हो तो वैसे वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल साउंड। ठीक है, चलिए अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल y एक्सिस की ओर जाते हैं और जो एनर्जी होता है वो x एक्सिस की ओर जाता है, मतलब माध्यम के कण ऊपर नीचे करते हैं, है ना, और जो मतलब एनर्जी होता है वो आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग वाटर वेव ले सकते हैं। वाटर वेव में जब हम एक पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो वेव क्रिएट होता है, आपको क्या लगता है कि ये जो वेव है, पहला वेव है, यही आखिर में पहुंच जाता है? ऐसा नहीं होता है। ये जो वेव है, इसके पार्टिकल ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, पानी जो है वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है, अप्स एंड डाउन, लेकिन वो बगल वाले को डिस्टर्ब कर देता है, तो क्या होता है, बगल वाला भी ऊपर और नीचे होता है, इस तरह से फिर बगल वाला डिस्टर्ब हो जाता है, ऊपर और नीचे होता है। तो पार्टिकल ऊपर नीचे करता है। अगर उसके ऊपर एक पत्ता रखें तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी आंखों का जो दोष है कि एक वाटर वेव किसी तरह किनारे में चला गया, लेकिन पत्ता अभी वहीं है ना, पत्ता वहीं है। इससे प्रूव होता है कि जो वाटर वेव है उसके पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहा, पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो प्रवाहित होती है एक्स एक्सिस की ओर। ठीक है, समझ गए ट्रांसवर्स। इसका एक एग्जांपल लाइट भी है, वाटर वेव तो है, लाइट भी है ना। अब हम इसको आगे अच्छे से और डिस्कस करते हैं।